नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में बिजली परियोजनाओं पर कई बार कई तरीके के विवाद होते हैं। उत्तराखंड में बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और उत्तराखंड में क्या क्या इनोवेशन उत्तराखंड सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। उत्तराखंड में बिजली की कितनी संभावनाएं हैं और कौन कौन सी परियोजनाएं भविष्य में शुरू हो सकती हैं, इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एमडी साहब संदीप सिंघल साहब बातचीत करने के लिए सीधा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बिजली की कीमतें बढ़ने पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और यूपीसीएल और उत्तराखंड जल विद्युत निगम, इन दोनों विभागों के बीच में कुछ आपस में पत्राचार भी चल रहा है। क्या है मामला, अगर इसको थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि बिजली की कीमतों का असर आमतौर पर जनता पर ही पड़ता है। देखिए, यूजेवेएनएल लिमिटेड द्वारा अपनी 21 परियोजनाओं से करीब 5,300 मिलियन यूनिट का जनरेशन किया जा रहा है और जो एवरेज टैरिफ है वो करीब करीब ₹2.35 है। तो बहुत सस्ती स्वच्छ ऊर्जा राज्य के उपभोक्ताओं को प्रदान करने की भूमिका यूजेवेएल काफ़ी समय से निभा रहा है और बहुत अच्छे से निभा रहा है। आप जानते हैं, हमारे निगम द्वारा पिछले कई वर्षों से लाभ भी अर्जित किया जा रहा है और राज्य सरकार को डिविडेंड भी दिया जा रहा है। आगे भी हमारी यह कोशिश है कि हम नए प्रोजेक्टों का निर्माण करें और जो इस प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं का सपना था, जो कि हमें निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी भी हैं उनके द्वारा भी प्राप्त हुआ है कि हम इसको प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए प्रयास करें। उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अगले 8 वर्षों में जो हमारे पूरे प्रदेश की क्षमता है इस समय 4,250 मेगावाट की, ये डबल होकर के किस तरह से करीब करीब 8,500 मेगावाट से ऊपर जा सके अगले 8 वर्षों में। और जहाँ तक यूजेवेएनएल का प्रश्न है, यूजेवेएनएल की जो अभी 1440 मेगावाट की क्षमता है, यह बढ़कर कैसे 3,100 मेगावाट हो सके, इसका पूरा प्लान हमने तैयार कर लिया है अगले 8 वर्षों का। और मैं आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष है मुझे कि अगले 8 वर्षों में हम ऊर्जा सरप्लस हो जाएंगे, जो हमारे राज्य के सब राज्यवासियों का सपना था कि ये ऊर्जा प्रदेश बने, ये ऊर्जा प्रदेश बनेगा और हम बाहर सरप्लस बिजली को बेचना भी शुरू कर देंगे। तो अगले 8 वर्षों में यूजेवेएनएल का भी उत्पादन दोगुना होगा और राज्य की जो यूजेवेएनएल के अलावा सेंट्रल पीएसयू और प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनकी परियोजनाओं को मिलाते हुए जो पूरा राज्य का उत्पादन है वो भी दोगुना होगा। एक बात आ रही थी कि यूपीसीएल से आपने कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट की है, जो उनको आपको पैसा देना था, वो क्या चल रहा है कि पावर डेवलपमेंट फंड्स उनको देना था और उस पर कुछ पत्राचार चल रहा है, अपील में भी आप लोग गए थे। देखिए, ये बात हमारे और यूपीसीएल के बीच में नहीं है, ये बात हमारे और यूईआरसी के बीच में, रेगुलेटरी कमीशन के बीच में है। और जो राज्य सरकार का पावर डेवलपमेंट फंड के थ्रू इक्विटी दिया गया था यूजेवेएनएल को, उस इक्विटी के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पर रिटर्न ऑन इक्विटी देने से रेगुलेटरी कमीशन ने मना कर दिया था। उनके द्वारा ना देने का आदेश प्राप्त हुआ था हमको। उस आदेश के अगेंस्ट हमने अपील करी थी एप्टेल में, जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाई गई अपीलेट अथॉरिटी है रेगुलेटरी मैटर्स में। वहाँ से हमको अभी कुछ ही समय पहले निर्णय प्राप्त हुआ कि पीडीएफ का फंड भी अन्य फंड्स की तरह ही राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तरीक़ों से उपभोक्ताओं से या आम जनता से कलेक्ट किया जाता है और जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता है और इक्विटी के रूप में लगाया जाता है, संपूर्ण पैसे के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी देना बनता है। इसके तहत हमने ऑनरेबल रेगुलेटरी कमीशन से रिक्वेस्ट किया है कि ऑनरेबल एप्टेल का जो आदेश है उसका पालन करवाएं। तो वो उसके लिए उन्होंने एक पब्लिक हियरिंग भी करी थी। पब्लिक हियरिंग में काफ़ी लोगों ने इस बात को समझा, पूछा गया कि किस तरह से
ये पावर डेवलपमेंट फंड पे अगर रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है तो उससे राज्य को और राज्य के उपभोक्ताओं को क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें यूजीवीएनएल की तरफ से ये पक्ष रखा गया था कि जो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी पीडीएफ के माध्यम से लगाए गए पैसे पे प्राप्त होगी, उसको हम अपनी नई परियोजना के निर्माण में लगाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि 8 वर्षों में हमें अपनी जो हमने पिछले कई सालों में निगम में 1440 मेगावाट की परियोजनाएं पूर्ण करी हैं, वो अगले 8 वर्षों में उससे ज़्यादा मेगावाट की परियोजना हम निर्माण करके पूर्ण करना चाहते हैं। उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी, उसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी। तो ये जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी से पैसा प्राप्त होगा यूजीवीएनएल को, ये सारा का सारा पैसा यूजीवीएनएल द्वारा अपने नए प्रोजेक्टों के निर्माण में लगाया जाएगा। ये सर पैसा जो आएगा आपके पास, जो पैसा आपको मिलना है वो किसने देना है? यूपीसीएल ने देना है या अथॉरिटी ने देना है? किसने देना पैसा? देखिए, यूपीसीएल जो भी पैसा कलेक्ट करता है वो रेगुलेटरी कमीशन के ऑर्डर्स के आदेशों के आधार पे कंज्यूमर से ही कलेक्ट करता है। तो ये अल्टीमेटली कंज्यूमर्स से प्राप्त होना है पैसा, और कंज्यूमर्स को ही फिर आगे ऊर्जा प्रदेश बनने से, नई परियोजना के निर्माण होने से उनको ही स्टेबल और रिलायबल सप्लाई अच्छे दामों पे मिलती रहेगी आगे भी। मतलब बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं, इसका अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है। और कई एजेंसियां, मतलब इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोग कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक इसके लिए जाएंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे। ये अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो? देखिए, इसमें इस तरह से है, ये भी हमने इस चिंता को भी दूर करते हुए हमने रेगुलेटरी कमीशन ने जो हियरिंग रखी थी उसमें बताया था कि जो पैसा प्राप्त होना है इससे, अगर इसको 7 वर्षों में डिस्ट्रीब्यूट करके रेगुलेटरी कमीशन ऑर्डर करती है और 7 वर्षों में डिस्ट्रीब्यूट करके अगर इसको उपभोक्ताओं से लेकर के यूपीसीएल हमें देता है, तो मात्र 2 से 2.5% प्रति वर्ष का इंक्रीज़ जो हमारा टैरिफ है उस पर होगा, जो कि बहुत नॉमिनल इंक्रीज़ है। कोई हमारी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि जो भी पैसा जायज़ एप्टल के कहने से बन रहा है वो पूरा एक ही वर्ष में यूजीवीएनएल को दे दिया जाए। चूँकि हमारा भी परियोजना के निर्माण में समय लगेगा, हमें भी हर वर्ष कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, एक बार में हमें भी पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो राज्य की उपभोक्ताओं की बातों के दृष्टिगत हमने ये प्रस्ताव भी रखा है कि इस पैसे को आप 7 वर्षों में डिस्ट्रीब्यूट करके भी दे सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं में मात्र 2%, 2.5% के आसपास ही इंक्रीज़ का टैरिफ में फ़र्क पड़े। एक सवाल मेरा ये है कि आप लोग विदेश गए थे, पूरा ऊर्जा विभाग, और आप लोगों ने कुछ जो ज़मीन के नीचे की जो ऊर्जा है उसको टैप करने के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ शायद बातचीत करी है, एमओयू हो गया है। वो बताइए कि वो कहाँ कहाँ पर उत्तराखंड में है, क्योंकि गर्म पानी के स्रोत हम कई जगह देखते हैं। क्या उसी से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं? मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि हम नवाचार भी करें। तो नवाचार के क्षेत्र में हम पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी हम लाए हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाए हैं, और हम अभी जियोथर्मल पॉलिसी लाने भी जा रहे हैं। और जैसे आपने पूछा कि जो जियोथर्मल एनर्जी है, ये सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में आइसलैंड में बनाई जाती है। तो जियोथर्मल एनर्जी किस तरह से जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको किस तरह से फुलफ़िल हम कर सकते हैं उत्तराखंड में, इसको देखने के लिए हम आइसलैंड हम लोग गए थे सचिव ऊर्जा और अपर सचिव ऊर्जा के साथ। और वहाँ हमने देखा कि किस तरह से वो जियोथर्मल एनर्जी का दोहन कर रहे हैं। और इस बारे में आइसलैंड की जो कंपनी है उनके साथ उत्तराखंड राज्य सरकार एक एमओयू गठित करना चाह रही है, जिसके तहत जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ होंगी वो पूर्ण की जाएंगी उत्तराखंड राज्य में, जहाँ जहाँ भी जियोथर्मल एनर्जी की संभावना है, जैसे कि तपोवन में है, बद्रीनाथ जी के आसपास है, तो वहाँ पे संभावनाओं की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार की जाएगी और तत्पश्चात फिर डीपीआर तैयार करके परियोजना निर्माण के बारे में कार्य किया जाएगा। मेरे को सर थोड़ा सा टेक्निकल बताइए कि जो बद्रीनाथ में गर्म पानी का स्रोत है, गर्म कुंड, तप्त कुंड जिसे बोलते हैं,
गौरीकुंड में भी जो केदारनाथ जी के नीचे गौरीकुंड में भी जो गर्म पानी आता था, वो नीचे कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो पानी गर्म होता है, उसी को आप टैप करेंगे, यही बात हो रही है, यही समझ पा रहे हैं हम? जी जी, आप ठीक समझ पा रहे हैं। अभी जैसे जो पानी आ रहा है वो कम डेप्थ से आ रहा है। जो हम जियोथर्मल एनर्जी टैप करना चाहेंगे उसमें हमें 1 से 2 किलोमीटर डेप्थ या उससे भी ज़्यादा डेप्थ तक जाना होगा। तो वहाँ पे जो जियोथर्मल एनर्जी है उसको फिर हम यूटिलाइज़ करते हुए पावर जनरेशन करेंगे, या फिर डायरेक्ट हीटिंग में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट हीटिंग में भी आइसलैंड में काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस तरह से भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और कितने हैं ऐसे स्रोत, अगर इसको समझने की हम कोशिश करें पूरे उत्तराखंड में? देखिए, ये फिजिबिलिटी स्टडीज़ करके ही पता चलेगा, और फिजिबिलिटी स्टडीज़ करने की दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। इस बारे में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने जो अनुमान लगाया है पूरे भारत में, उन्होंने अनुमान लगाया है कि करीब 10,600 मेगावाट की संभावनाएं हैं जियोथर्मल एनर्जी से। और वाडिया इंस्टीट्यूट के भी साइंटिस्ट कुछ आइसलैंड गए थे, उनसे भी हमने चर्चा करी है। तो किस तरह से ये वायबल हो सके और उत्तराखंड के उपभोक्ताओं को इससे ऊर्जा प्राप्त हो सके, इसके बारे में हमारा प्रयास है। गंगा में जो परियोजनाएं लंबित हैं, मुझे अंदाज़ा है कि शायद 2 दर्जन के आसपास परियोजनाएं ऐसी है जो कोर्ट के आदेश के बाद ठंडी पड़ी हुई हैं, उस पर भी आपकी कुछ भारत सरकार से बात हो रही है? जी देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जो उत्तराखंड राज्य ने अपनी पैरवी करी थी कि गंगा एवं सहायक नदियों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक एक्सपर्ट बॉडी रिपोर्ट तैयार हुई थी। उस एक्सपर्ट बॉडी के अंदर 13 डोमेन एक्सपर्ट्स थे, विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने 2 से 3 वर्ष ग्राउंड पे स्टडी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को। उस रिपोर्ट के तहत उन्होंने जो 70 जल विद्युत परियोजनाएँ थीं गंगा एवं सहायक नदियों पे, उसमें से 23 परियोजनाओं को ड्रॉप करने का निर्णय लिया, जिससे कि जो देवप्रयाग से नीचे गंगा जी पे कोई भी परियोजना नहीं निर्माण करने का निर्णय लिया। और भी जो हमारे अच्छे एनवायरमेंटली और इकोलॉजिकली एरियाज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र हैं, उनमें भी परियोजनाओं को ना बनाने का निर्णय लिया। उसके तहत करीब 23 परियोजनाओं को ड्रॉप करने का निर्णय लिया गया, जो कि करीब 2200 मेगावाट 2300 मेगावाट की थी। और उन्होंने ये बताया कि हम 28 परियोजनाओं पे निर्माण कर सकते हैं। उसमें से भारत सरकार द्वारा 7 परियोजनाओं के निर्माण पर ही सहमति दी गई थी। तो 28 में से 7 परियोजनाओं को बाद जो शेष बचता है 21 परियोजनाओं पे, उस पर उत्तराखंड सरकार का ये अनुरोध था कि उन 21 परियोजनाओं पे भी, जो कि एक्सपर्ट बॉडी द्वारा क्लियर कर दी गई हैं, रिकमेंड करी गई हैं बनाने के लिए, उन पे भी निर्माण कार्य करने दिया जाए। तो सुनवाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता माननीय कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी। और उसमें जल शक्ति मंत्रालय की सचिव, पर्यावरण मंत्रालय की सचिव, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव और मुख्य सचिव उत्तराखंड द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। उसको, इस कमेटी को 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करनी है। उसके बाद फैसला उच्चतम न्यायालय करेंगे कि जो 21 परियोजनाएं हैं उन पे क्या काम करवाया जा सकता है, निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं या नहीं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से बहुत सारी चीज़ें बहुत संक्षेप में बताई हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई है कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गर्म पानी होता है, तप्त कुंड और गौरीकुंड में भी गर्म कुंड मिलता है, वो वास्तव में धरती के नीचे एक ऐसी एनर्जी है जो उस पानी को गर्म करने में मदद करती है, और उस एनर्जी को टैप करने की अब कोशिश होगी। विदेश में कई एक्सपर्ट्स इस पर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड सरकार भारत सरकार के कई विशेषज्ञों के साथ मिलकर उस एनर्जी को अब टैप करने की कोशिश करेगी। अब देखना यह है कि यह प्रयास तो बहुत सुंदर लगता है, वास्तविकता में यह प्रयास सार्थक कब हो पाता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।